जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 12 क्लास जो बायोलॉजी है उसका जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज कर दी गई है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसमें आपके कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने शॉर्ट होंगे और कितने आपके दीर्घोत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ तक साथ ही साथ हम लोग इस क्लास में या इस सेशन में आपका जो मॉडल पेपर है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सटीक देखेंगे और बहुत ही कम समय में देखेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन का लेवल को देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है अभी तक। ठीक है, अगर नहीं हुई है दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कंप्लीट बायोलॉजी की ऑब्जेक्टिव को लाने वाले हैं बहुत जल्द। 2 या 3 दिन के अंदर आपकी वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर डिस्कस करें वो आपके लिए एक भी जो वीडियो अपना छूटे और आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न को देखने से पहले हम आपको बता दें कि आपके एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं 96। कितने आने वाले हैं? 96 यानी कि 96 को आए क्वेश्चन, जिसमें से आपके 70 क्या होंगे, तो 70 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। 70 कितने होंगे? 70 क्या होंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 20 आपके शॉर्ट पूछे जाएंगे और 3 क्या हो जाएंगे, और ये 6 क्या हो जाएंगे तो आपके लॉन्ग टाइप होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए वही निर्देश है, आप पढ़ सकते हैं और जो मॉडल पेपर है इसको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम प्रश्न की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से, देखिए यहाँ पे जो प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं। तो दोस्तों अपस्थानिक कलिकाएं जो विकसित होती हैं वो विकसित किससे होती हैं, तो हम आपको बता दें कि अपस्थानिक कलिकाएं जो विकसित होती हैं वो विकसित होती हैं बायोफिल्म के जो पत्तियां होती हैं उससे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बायोफिल्म है। और दोस्तों आपको हम बता दें बायोफिल्म आपका जो 12वीं क्लास का बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन में जैसे कि देखिए गुणसूत्र क्या होते हैं, ये मान लेते 2n है, तो इसको आधा करने के लिए हमें इसमें क्या करना होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन करना होता है। लेकिन यहाँ पे जब ऑलरेडी हैप्लॉइड होंगे तब उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ये, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो एक गुणित जीव होते हैं दोस्तों, एक गुणित जीव होते हैं ये ऑलरेडी तो हैप्लॉइड है ही। अब हैप्लॉइड तो करना नहीं है, इसलिए होता है माइटोसिस होता है। ठीक है, इसमें मियोसिस नहीं होता है। इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा आपका हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि एन हो जाएंगे। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है, यानी कि कौन सही नहीं है। और इंग्लिश में क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको हम बता दें यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो सही जवाब क्या होगा, तो देखिएगा इसका जो सही जवाब होगा, देखिए ये हाइड्रा में मुकुलक। एक बात समझिएगा, हाइड्रा में मुकुलक कहा जाए ना तो आपको हम बता दें मुकुलक को हम इंग्लिश में कहते हैं जेम्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और आपको भी पता है कि जेम्यूल्स का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है, तो जेम्यूल्स का निर्माण होता है एस्पंज में होता है। किसमें होता है? एस्पंज में होता है। तो एस्पंज तो ये है नहीं, और जब एस्पंज नहीं है तो इसमें क्या नहीं होगा, तो जेम्यूल्स का निर्माण नहीं होगा, यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है डी। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या दोस्तों, वो है डी आपका। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को क्या करते हैं, यानी कि द सीड पेपर रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। यानी कि देखिए समझिए इस बात को, यानी कि जो न्यूसेलस होता है ना, जब आप ओव्यूल देखेंगे तो उसमें न्यूसेलस सेल्स होते हैं। अब कहा जा रहा है कि न्यूसेलस क्या होता है, उसका जो रेमेंट्स यानी कुछ जो बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलाजोस्पर्म कहते हैं कि भ्रूण कोश कहते हैं कि स्यूडो भ्रूण कोश कहते हैं कि परिभ्रूण कोश कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये है परिभ्रूण कोश, परिभ्रूण कोश है। ठीक है, चलिए यानी कि इसको हम इंग्लिश में देखेंगे तो दोस्तों इंग्लिश में इसे आप पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है। तो दोस्तों निषेचन के पश्चात जो अंडाशय की दीवार होती है वो विकसित हो जाती है फॉल्विटी में, यानी कि इसको हम इंग्लिश में पेरिकार्प भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें अगर बीज का निर्माण बिना निषेचन के होगा तो उसको हम लोग कहेंगे असंग जनन, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे एपोमिक्सिस। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहता है क्योंकि। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए इस पृथ्वी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल है जिसको हम लोग कहते हैं एस्पोरोपोलेनिन। तो दोस्तों ये जो एस्पोरोपोलेनिन होता है एक ऐसा केमिकल है जिसको कोई दूसरा केमिकल कभी तोड़ नहीं सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो एस्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति ही क्या है, इसका मेन कारण है। ठीक है, एस्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है। यानी कि पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन हैप्लॉइड नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, एस्पर्मेटोगोनिया ये 2n होता है, एस्पर्मेटिड ये n होता है, एस्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी हो चाहे प्राइमरी हो n होता है, एस्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म ये भी n होता है। तब देखिए इसमें कि कौन n नहीं है, हां एस्पर्मेटोगोनिया n नहीं है, यानी कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर इज नॉट हैप्लॉइड। तो दोस्तों याद रखिए एस्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉइड नहीं होता, ये डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में। ठीक है, और आपको बताया जा रहा है, देखिए अब तो आसान है, इसके बाद वाले थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करता है? तो आपको बता दें दोस्तों, ये हमारा जो ब्रेन होता है, देखिए इस प्रश्न का जवाब सटीक ब्रेन होता है। ब्रेन में एक रीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ना दोस्तों, ये सेक्रेट करता है क्या? जीएनआरएच, ठीक है, जीएनआरएच सेक्रेट करता है। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछी गई है कि जीएनआरएच कौन रिलीज करता है, तो जीएनआरएच कौन रिलीज करता है, तो वो दोस्तों हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जब लेवल क्या होता है, एलएच का लेवल जब बढ़ता है, एलएच सर्ज होती है, तब क्या होती है, तो ये ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, आप याद रखिएगा। ऐसे भी प्रश्न ये पूछे जा चुके थे और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओवुलेशन कॉजेज बाय, तो ओवुलेशन किसके होता है, तो जब एलएच की मात्रा बढ़ जाती है, एक पीक लेवल पर होती है, तो वहां पे ओवुलेशन होता है, यानी कि जो ओवरी होता है, अंडाशय होता है, उससे एक अंडाणु बाहर निकलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में देखी जाती है? यानी कि जो बच्चा है वो कब मूवमेंट करता है, तो याद रखिएगा वो होता है 5वां महीना, ठीक है। कौन सा महीना? 5वां महीना होता है, जिसमें क्या होता है, मां के गर्भ में जो बच्चा होता है वो घूमने लगता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि बउआ क्या कर रहा है, तब पैर मार रहा है, ठीक है। चलिए बउआ के पैर मार रहा है पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए, ठीक है। देखिएगा पुरुष में क्या होता है, इनके नसबंदी का नाम सुने होंगे, अब नसबंदी हो गया बस काम खत्म है, अब कभी वो फादर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अस्थायी तौर पर कहा जा रहा है, यानी कि परमानेंट क्यों की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो है नसबंदी, और यह है वेसेक्टोमी। अब वेसेक्टोमी क्या होता है, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दें, देखिए हमारी टेस्टिस होता है, टेस्टिस में होता है ये, इसको हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस, क्या कहते हैं, वास डिफरेंस का, ठीक है। ये वास डिफरेंस को क्या कर देता है, काट करके बांध दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है ताकि इसमें का स्पर्म बाहर ना जाए, ठीक है, इसी को हम कहते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग पूर्णतः उपचार योग्य है? यानी कि देखिए कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा बीमारी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, तो उसका उपचार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका जो सटीक आंसर होगा, देखिए हेपेटाइटिस बी और एड्स और ये जेनाइटल हर्पिस, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, तो आपको बता दें, तो ये यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके वायरल डिजीज है, ठीक है। और यहाँ पे जो सिफिलिस है, ये सिफिलिस आपके बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा डिजीज दोस्तों, तो ये आपके बैक्टीरियल डिजीज है। आप ये कहेंगे ये जो बैक्टीरियल डिजीज है किसके द्वारा होता है, तो आपको बता दें ये जो बैक्टीरियल डिजीज है सिफिलिस, ये होता है ट्रिपेनोमा पैलिडम के द्वारा, किसके द्वारा, याद रखिएगा ट्रिपेनोमा पैलिडम, ट्रिपोनोमा पैलिडम के द्वारा होता है ये बीमारी, ठीक है। और ये क्या है, ट्रिपेनोमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु है। चलिए अब प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 14 की, ठीक है, 13 11 समझिए। अब क्या कहा जाए, ट्रांसफर ऑफ आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, यानी कि जो जाइगोट होता है, देखिए ओवम है स्पर्म है, क्या दोस्तों ओवम है और स्पर्म है, जब ओवम और स्पर्म है उसको क्या किया जाएगा, जब उसको फ्यूजन हो जाएगा तो बनेगा जाइगोट, क्या बनेगा जी, जाइगोट बनेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं यूगोमोनास कहते हैं। अब जाइगोट को भी क्या होता है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, बाहर ही जाइगोट को बना लेते हैं, अब उस जाइगोट को हम क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, फैलोपियन है जी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या होगा कि फैलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे आएगा, गर्भाशय में आएगा और जाकर के आरोपित हो जाएगा, अब वो विकसित होगा एक बच्चे में, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि यूगोमोनास या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपी नलिकाओं में हस्तांतरण को क्या कहते हैं, तो देखिए उसको कहते हैं जेडआईएफ, ठीक है, क्या कहते हैं जी, जेडआईईएफ, यानी कि जिफ्ट, ठीक है, क्या कहते हैं जी, जिफ्ट कहते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें, आपको जिफ्ट याद नहीं रखना है, आप ये आठ जो टेक्निक है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए मेंडल के द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, याद रखिएगा 1:2:1 होता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में असत्य है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका सही जवाब क्या है, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में असत्य है? पहले के जन्मजात मेटाबॉलिक ये उपापचयी त्रुटि थी, तो सही बात है। अलिंग क्रोमोसोम प्रभाव लक्षण ये भी सही है। फिनाइल एलानिन और फिनाइल पाइरुवेट की उच्च सांद्रता, आपको हम बता दें इसमें होता ही है कि फिनाइल एलानिन है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाता है, ठीक है, ओके। तो इस ओके ओके वेट फिनाइल हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन एंड वेट फिनाइल एलानिन फाइनल पाइरुवेट नॉट एक्सेप्टेड बाय किडनी, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो जाएगा डी, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, वो होगा डी। आप इसे ये फिनाइल एलानिन और फिनाइल पाइरुवेट का उत्सर्जित नहीं होगा, ठीक है, जब ये क्या होगा उत्सर्जित होगा ही नहीं तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी, ठीक। अगला प्रश्न है वो देखते हैं, मेंडल के अनुसार, देखिए मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति के को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसारित होती है तो जिसे क्या कहते हैं, ठीक है। कार्य बिना चेंज हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, तो दोस्तों बिना चेंज हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। और आपको भी पता है कि मेंडल को और कुछ नहीं पता था, उन्होंने कहा था कि कोई कारक होता है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में लक्षण को लेके जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा जी, एलील नहीं, वो होगा आपका कारक यानी कि फैक्टर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर पहुंचते हैं, निम्नलिखित में से किसमें 109 प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया होती है? क्या वो ग्रासहॉपर में होता है, मधुमक्खी में होता है, कि मनुष्य में होता है, कि पक्षी में होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जवाब यहाँ पे बता देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आप जा करके जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन आपकी किताब में दी गई है उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत ही क्या है आपके इंपोर्टेंट या वीवीआई कर सकते हो, ये एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार पूछी गई है और मॉडल पेपर में भी दे दिया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसका जवाब होगा ये टीडा, टीडा में हमको 109 प्रकार का लिंग निर्धारण देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है? यानी कि इसका जो बैकबोन होता है, बैकबोन किसका बना होता है? तो सुगर और फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है, सुगर और फॉस्फेट का बना होता है।
या हिंदी वाले सर्कुलर फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सेंट्रल डोग्मा को किसने प्रतिपादित किया था। याद रखिएगा सेंट्रल डोग्मा को प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक है वो है क्रिक साहब। ठीक है, क्रिक ने प्रतिपादित किया था सेंट्रल डोग्मा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं। तो आपको बता दें कि जो न्यूक्लियोसोम है उसमें जो प्रोटीन थे सभी के सभी हिस्टोन प्रोटीन थे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कोई नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब जो 22 नंबर है कि रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसने लगाया, यानी कि बायोकेमिकल। देखिएगा आप जब पढ़िएगा ना सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो वहां पे है कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिटरमाइंड बाय, किसने इसको निर्धारित किया था। तो आपको बता दें ये 3 वैज्ञानिक थे, एवरी मैकलियड और मैककार्टी, एवरी मैकलियड और मैककार्टी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस कथनों में आरएनए के बारे में गलत कथन है। आरएनए के बारे में गलत है। ठीक है, तो आरएनए के बारे में जो कथन गलत है उसको हम लोग देखते हैं इसका सही और सटीक जवाब क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आप समझिएगा यहां पे देखिए आरएनए में यूरासिल होता है, ये भी सही है। ओके, और जो टोबैको मोज़ैक वायरस टीएमवी है इसमें भी क्या होता है आरएनए पाया जाता है और ओएच समूह की देखिए, और आरएनए क्या है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी है, सिंगल स्ट्रैंडेड चेन भी है। ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। ओके, डीएनए प्रतिकृति में एक लड़ी का असतत प्रकृति होता है। आप समझिए थोड़ा सा बात को, जैसे जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है आपने पढ़ा होगा ऐसे। ठीक है, जब ऐसे होता है तो देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम क्या बोले थे, इसको हम बोले थे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो डीएनए बना है ना, ये जो डीएनए बना है इसको जोड़ना है, इसको क्या करना है जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो किसी ना किसी प्रोटीन एंजाइम का यूज करना पड़ेगा दोस्तों इसको जोड़ने के लिए। यानी कि ये जो डीएनए है ठीक है ऐसे 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 इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें यूज करना पड़ता है ये डीएनए लाइगेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है 25 नंबर, आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। एक बात बता रहे सुनिए ध्यान से, ये आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3 देखिए आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए जो पॉलीमरेज 3 होता है ये किस किसको बनाता है, टी आरएनए भी बनाता है, 5s आरएनए भी बनाता है और एसएफ आरएनए भी बनाता है। लेकिन एचएन आरएनए जो है इसको आरएनए पॉलीमरेज 1 नहीं बनाता है, जबकि आप इसको याद रखिएगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों, सेकंड होता है, उसको ये बनाने का कार्य करता है कौन, तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड होता है वो बनाता है एचएन आरएनए। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है देखिएगा, ठीक है देखिए दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपेरॉन में कहां बढ़ता है। यानी कि देखिएगा कह रहा है कि लैक ऑपेरॉन आप पढ़े होंगे, लैक ऑपेरॉन वेयर डज रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड, यानी कि जो लैक ऑपेरॉन होता है जीन रेगुलेशन में उसमें जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है किससे जुड़ता है। तो आपको बता दे दोस्तों वो किससे जुड़ता है, यानी कि वो जाकर के जुड़ता है ऑपरेटर जीन से। किससे जुड़ता है, तो ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपके सामने, समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दर्शाती हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर सो व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ये डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। यानी कि डाइवर्जेंट यानी कि होमोलोगस की बात की जाएगी। और जब आपसे एनालोगस पूछी जाएगी ना, एनालोगस तो याद रखिएगा एनालोगस का होता है कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट यानी कि आपके एग्जाम में एनालोगस भी पूछी जा सकता है और ये होमोलोगस तो आपके पेपर में है ही। ठीक है, दोनों में से कोई भी पूछी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन समष्टि में अलील आवृत्तियों के परिवर्तन लाता है। कह रहे हैं ना कि अगर कोई समष्टि है यानी कोई पॉपुलेशन है उसमें क्या कर सकता है, उसके एलील के फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन ला सकता है। तो आपको बता दें वो आपकी ये लगातार म्यूटेशन भी हो सकता है, जीन फ्लो के कारण भी हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण भी हो सकता है, आनुवंशिक विचलन के कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा वो होगा डी। क्या होगा आपका, डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, आप इसको डी कर लीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक कूट है। तो देखिएगा जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड में आपके 64 कोडोन है, जिसमें से आपके जो एयूजी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं। अब पूछा जाए कि एस्ट्रॉप कोडोन कितने होते हैं, तो हम आपको बता देते 3। अब ये कौन कौन होते हैं आप इसको कमेंट करो। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई लोग आप इसको कमेंट करो और आपको बता दें स्टार्ट कोडोन क्या है, तो एयूजी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है। सिंपल सी एक बात समझिए, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन जीवाणु के द्वारा होता है। एक और बात जीवाणु पूछ दी गई है ना, तो आप रिपोर्ट आप जो ह्यूमन हेल्थ एंड जो डिजीज चैप्टर है उसमें से जितने भी बीमारियां हैं उसके रोगवाहक यानी रोग कारक और जिनके रोगवाहक हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम एक नंबर जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है देख लेते हैं। ये जो मलेरिया है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ है जी, क्या है ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब बात करते हैं दाद का, रिंगवर्म कवक के द्वारा होता है। ठीक है, टाइफाइड की बात करते हैं तो जो टाइफाइड है ठीक है ये जो टाइफाइड है ये किसके कारण होता है, सल्मोनेला टाइफी, म्यूरियम सल्मोनेला जो टाइफी है बैक्टीरिया का। ठीक है, और ये कोरोना तो आपको भी पता है वायरस के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सटीक और सही जवाब हो जाएगा वो होगा टाइफाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब होगा टाइफाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरएनए दूध आरएनए का पूर्ववर्ती यानी कि जो मैसेंजर आरएनए का प्रिकर्सर यानी पूर्ववर्ती कौन है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एचएन आरएनए का जो पूर्ववर्ती है वो है आपका एचएन आरएनए। ठीक है, ये हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए पूरा नाम नहीं दिया गया है लेकिन याद रखिएगा आपको याद रखना ही है
HNRNA, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं? तो जाहिर सी बात है WBC है। देखिए न्यूट्रोफिल ये बृहद शुक्राणु भक्षाणु है, शुक्राणु मोनोसाइट से खा जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये जो आपके सामने है ना, ये RBC ये नहीं खाता है, ये रोगाणुओं को नहीं खाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन सा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपसे पूछी जा रही है 33। अब ये 33 का जो सही और सटीक जवाब क्या होगा, वो होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट इन हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी। एक बात बता दें आपको, आप जब एंटीबॉडी बनाइएगा ना तो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, आपको ऐसे मिलेगा, ओके। यानी कि आपको दो चेन मिलेंगे, एक जिसको हम बड़ा वाला जो है उसको हम लोग हैवी चेन कहते हैं, और एक लाइट चेन होता है, ठीक है। H1L1 वाली बात होती है। तो यहाँ पे देखिएगा जो बाइंडिंग साइट होता है वो दोनों में होता है, किसमें होता है? दोनों में होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया कि एक में, ठीक है। क्या एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट हैवी चेन में कौन है? ये आपका जो होगा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये असत्य है, ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलिए निम्नलिखित में से कौन पौधा मॉर्फिन का स्रोत है? तो याद रखिएगा आप एक बार जा करके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लास्ट वाला जो एनसीईआरटी है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लास्ट वाला में आप उसको पढ़िएगा, उसमें आपको बहुत सारे ड्रग्स के बारे में बताए गए हैं और उससे हर साल आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। खैर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा हम आपको बता देते हैं, वो पेपावर सेमिनिफेरम हो जाता है, ठीक है, पेपावर सेमिनिफेरम होता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणु होता है? एस्पेरोजोइट इज द इन्फेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोफाइल डिजीज। यानी याद रखिएगा कि जो एस्पेरोजोइट होता है ना वो किसका इन्फेक्शियस यानी कि संक्रामक स्थिति होती है। तो आपको बता दें वो होता है दोस्तों ये मलेरिया, जो मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम है, वो एस्पेरोजोइट नहीं क्या कर सकता है, तो मलेरिया उत्पन्न कर सकता है। एस्पेरोजोइट के अलावा कभी मलेरिया उत्पन्न नहीं कर सकता है, चाहे वो आपके शरीर में हो, ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग स्विस चीज तैयार करने में किया जाता है? तो याद रखिएगा स्विस चीज यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है। स्विस चीज बनाने के लिए हम प्रिपोनियम सरमानाइट का यूज करते हैं, प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमानाइट का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक है? आपको याद होना चाहिए एंटीबायोटिक खोज किसने किया जी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का कुछ जवाब होगा वो 37 का, वो ए है, ठीक है। क्या है? तो ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोध के निरोध को अस्वीकृत करता है? निरोध के प्रतिरोध या इसको हम कह सकते हैं, जैसे देखा हमको अंग ट्रांसप्लांट करना होता है, मान लो किसी का हृदय क्या हो गया, खराब हो गया, तो उसके जगह पर नया हृदय किसी दूसरे का जो डोनर होता है उसका हृदय लगाना है, ठीक है, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो यही कहा है कि हमारा शरीर में क्या सिस्टम होता है कि उस ट्रांसप्लांट को प्रतिरोध करता है, यानी कि उसको रोकने का प्रयास करता है। तो दोस्तों वो है कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, जिसको हम कहते हैं सेल मेडिएट इम्यूनिटी, ठीक है जी। सेल मेडिएट इम्यूनिटी यानी कि जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, ओके, रिजेक्ट करते हैं, ठीक, रिजेक्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में किससे किस फसल से है? तो एटलस 36, एटलस 66, तो आपको बता दें जो एटलस 66 है दोस्तों वो क्या है, तो गेहूं का एक फसल है, गेहूं का फसल का एक किस्म है, ओके, याद रखिएगा। एक ही नस्ल से अधिक निकटतम संबंध, ये देखिए कहा है ना कि अगर कोई नस्ल है जिसके 4 से 6 जनरेशन पीढ़ी क्या समान है, उसके बीच में संगम कराएंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो देखिएगा उसको हम लोग कहते हैं अंतः प्रजनन, यानी कि इनब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनब्रीडिंग कहते हैं, ओके। अब इसी में होता है कि अगर 4 से 6 जनरेशन पीढ़ी हो लेकिन कोई समानता नहीं हो तो उसको वाई ब्रीडिंग, वाई प्रजनन कहेंगे, ठीक है, वाई प्रजनन। तो आप इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग भी देख लेंगे। अगला प्रश्न है 40 का, डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? तो आपने पढ़ा है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी कि जो डीएनए होता है दोस्तों उस पे कौन सा चार्ज होता है, तो उस पर चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। चलिए छालन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्हाट इज इल्यूजन? अब इल्यूजन क्या है तो आपको हम बता दें दोस्तों कि इल्यूजन का मतलब क्या होता है। इल्यूजन का मतलब होता है कि जो डीएनए के टुकड़े उसको निकालना, उसको सेपरेट करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है, क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसका जो सही जवाब होगा, यानी कि छालन यानी कि जो इल्यूजन है उसका सही जवाब होगा, देखिएगा दोस्तों 42 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द एगारोस जेल, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं? याद रखिए दोस्तों जीवाणु के अंदर प्रवेश कराने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए और ये माइक्रो इंजेक्शन क्या है, जीन गन क्या है, तो ये आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जीवाणु कोशिकाओं को डीएनए लेने तो सक्षम बनाने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, यानी कि जीवाणु कोशिका को डाइवैलेंट धनांश से संशोधित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है कि डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं? यानी कि व्हाट इज एडेड टू प्रेसिपिटेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आपको बता दें कि डीएनए का जब आइसोलेशन होता है तो प्रेसिपिटेशन के लिए यानी कि अवक्षेपण के लिए हम क्या करते हैं, तो उसमें हम इथेनॉल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? इथेनॉल मिलाते हैं, ठीक है, अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर ये 46 है कि पीवीआर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भाई लोग इसको आप लोग डिस्कस कर लेना, आज में डिस्कस नहीं, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है, आप इसको क्या कर लो, इंपॉर्टेंट करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट करो। पीवीआर 322 आपके एग्जाम में प्रश्न पूछी जाए, फिक्स है।
तो PBR32 में प्रतिबंधित स्थल बाम हाई कहाँ होता है? बाम हाई कहाँ होता है? तो आपको बता दें कि जो PBR32 होता है उसका जो बाम हाई पोजीशन है वो कहाँ होता है? तो आपके टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट एचिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक जवाब होगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन, देखिए PBR32 दो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन PBR32 में वर्णोज्ञ यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर है? तो आपको बता दें कि इसमें दो सिलेक्टेबल मार्कर, एक टेट्रासाइक्लिन आर और एम्पिसिलिन आर। टेट्रासाइक्लिन और यानी कि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन भी होता है और टेट्रासाइक्लिन जीन भी होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि ये आपका सही जवाब हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 48 निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पीसीआर में नहीं होती है? तो पीसीआर में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो पीसीआर में क्लोनिंग वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्राइमर्स डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है। कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बता दें बीटी कॉटन पढ़िएगा तो उसमें जो उसको बचाने के लिए जो बीटी टॉक्सिन है वो दो है, क्राइवन एबी और ये क्राइवन एसी और क्राइटू एबी। ऑप्शन नंबर आपके सामने ये ए इसका सही जवाब होगा। ओके, ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में पाया जाता है? देखिए एक ट्रांसजेनिक काउ, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसजेनिक काउ कौन है? डॉली है, रोजी है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो ट्रांसजेनिक काउ है परजीवी गाय है उसका नाम रोजी है और उसके दूध से हमें क्या मिलती है? अल्फा लैक्टा एल्बुमिन। क्या मिलती है? तो इसके दूध से हमें मिलती है अल्फा लैक्टा एल्बुमिन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, गोल्डन राइस गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किससे समृद्ध है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जीएम पौधे का लाभ नहीं है? आजाद प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसल का विकास, कीटनाशक प्रतिरोधी फसल का विकास, खाद्य पदार्थों के पौष्टिक ओके कायिक संतुलन को आसान बनाना। इंग्लिश देख लें, डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप बॉर्डर टॉलरेंस। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट लाइफ। ठीक है, इंक्रीज इन न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। सही है, टू मेक सिमेट्रिक हाइब्रिडेशन इजी। ऑप्शन नंबर आपका ये गलत है, ये गलत होगा। ठीक है, ये हाइब्रिडेशन को इजी नहीं बनाता। ओके, चलिए निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है? कैंसर, अल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए है लेकिन मलेरिया के लिए नहीं है। ठीक है, इन तीनों के लिए मॉडल है, इन तीनों के लिए मॉडल है लेकिन मलेरिया के लिए नहीं है। तो जो 53 है उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 54 निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एकस्व अधिकार प्राप्त किया था यानी कि पेटेंट कराया था? वो है दोस्तों बासमती। कौन है? बासमती में 1977 में जो अमेरिकी कंपनी है उसको उसने पेटेंट कराया था, जबकि ये मैक्सिको ने तैयार किया था। निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक निम्नलिखित इंसुलिन के बारे में असत्य है? तो आपको बता दें, देखिए चार ऑप्शन देखिए ध्यान से समझिए। इंसुलिन श्रृंखला ए और बी के निर्माण हेतु अलग अलग डीएनए अनुक्रमों का संश्लेषण। ठीक है, ये सही है। श्रृंखला ए बी के लिए डीएनए अनुक्रम में ई कोलाई फ्रैगमेंट जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रृंखला ए और बी का अलग अलग संश्लेषण मतलब सही है। श्रृंखला ए और बी को हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ये गलत है, असत्य है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एस एस स्वामीनाथन का नाम जुड़ा हुआ है? तो इन्हें फादर ये हरित क्रांति कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, हरित क्रांति के पिता। निम्नलिखित में कौन भारत के मुख्य जीवों में शामिल नहीं है? तो मुख्य अगर मेन जीवों की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वन भी है, रेगिस्तान भी है और पर्णपाती वन भी है, लेकिन यहाँ पे घास का इंक्लूड नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जीवों को तापमान की व्यापक सीमा को सहन करने कर सकते हैं उन्हें कहते हैं यूरी थर्मल। क्या कहते हैं? यूरी थर्मल। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे है पृथु तापी। ऑप्शन नंबर ए यूरी थर्मल, याद रखिए यूरी थर्मल। ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड क्या कर लेते हैं तो अपने शरीर के तापमान को अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट बदल लेते हैं। जैसे कि वार्म ब्लडेड हम लोग हैं, हमारा बॉडी टेंपरेचर फिक्स होता है 37 डिग्री तो 37 डिग्री। ठीक है, ज्यादा आपका नहीं बढ़ने वाला है, बढ़ेगा तो बुखार हो बुखार हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समष्टि जनसंख्या का गुण नहीं है? व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन का गुण नहीं है, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम का गुण है। ठीक है, ये एनर्जी फ्लो, पॉपुलेशन एनर्जी फ्लो नहीं होता है। ठीक है, चलिए 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तबाही मच गई? तबाही कहाँ होता भाई? यस, प्रिकिपियर कैक्टस। इसका जवाब हो जाएगा प्रिकिपियर कैक्टस। और वाटर हाइसिंथ जलकुंभी का आपको पता ही है, इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बंगाल का आतंक। अस्पर्धी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया? देखते इसका इंग्लिश का है जी, हु प्रोपाउंडेड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है और इसको दिया था किसने? गॉस साहब ने। यानी कि ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था? तो गॉस ने दिया था। किसने? गॉस ने। निम्नलिखित में से कौन सौहार्दता का उदाहरण नहीं है? सौहार्दता यानी कि म्यूचुअलिज्म। देखिए म्यूचुअलिज्म कहने का मतलब होता है कि दोनों साथ साथ रहेंगे, यानी कि क्या कहते हैं? हम रहे तुम रहे एक दूसरे के लिए, जिएंगे मरेंगे तो साथ में। ठीक है, बतिया यही कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है जी? जिएंगे मरेंगे तो साथ में। लेकिन यहाँ देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बहुला भगत की एगोचारण पशु का, चलो बताओ क्या ये दोनों साथ में रहते हैं? नहीं रहते हैं, साथ में नहीं रहते हैं। सौहार्दता दर्शाता है? नहीं दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस पक्षी में अंड परजीविता दिखाई देती है? आप समझिए वो पक्षी होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पक्षी है जिसको हम कहते हैं कोयल। कोयल जो क्या करती है, अपना जो अंडा होता है वो कौवे के घोंसले में दे देती है। कौवे के घोंसला में दे देती है, अब कौवा उसको पालता है, यानी कि जो मेल कौवा जो होती है उसको पालती है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसका बच्चा सिर्फ हो जाता है, वही है कि दूसरे के घोंसला में जाकर अंडा कौन देता है, तो वो है ये कुक्कू, कोयलिया, ठीक है। 63। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? गलत बात। कौन है भाई गलत? सपोषीय कार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में सूर्य के विकिरण ऊर्जा के उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर देख लिए, ऊर्जा का प्रभाव वृत्तीय होता है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ई गलत है, ए सरासर गलत है। ऐसा गलत है कि ऊर्जा का प्रभाव एंगा होता है, एंगा एंगा सीधा सीधा यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, नॉट कि घुमा घुमा, यूनिडायरेक्शनल होता है एक ही दिशा में। ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ो, बढ़ो जल्दी से। भारत में आम की कितनी किस्में हैं? बता दें, भारत में आम की जो किस्में हैं वो आपके ये है 1000। कितना जी? 1000 से ज्यादा। चलो चलो आगे बढ़ो, खत्म होने वाला है जी। प्रश्नों देख लेंगे हम लोग। IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियों का कुल संख्या क्या है? ये एनसीईआरटी का है, एकदम साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है 1.5 मिलियन, थोड़ा सा इससे ज्यादा। ठीक है, चलो कितना प्रजाति है जी? 1.5 मिलियन। टिलमैन के प्रयोग का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है? ये टिलमैन साहब बताइए, एक्सपेरिमेंट कहाँ किए थे? सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम देख लिया जाए। 67 टिलमैन साहब, आ जाओ टिलमैन साहब। 67 है ना जी? हाँ, बी नंबर मारिए इसको, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। एस्पिलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण, अब देखिएगा इसका विलोपन का मुख्य कारण क्या है? इसका जो गाय होती थी ना, ये जो सी काऊ है, इसका अतिदोहन हो गया। अतिदोहन करने का मतलब इससे इसको मार करके लोग क्या करते थे, इसका कोट बनाते थे, टोपी बनाते थे, ठीक है। तो अतिदोहन हो गया और ये खत्म हो गई, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अतिदोहन, ठीक है, मेन कारण था। उत्प्रेरक परिवर्तक में निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं लगा होता है? ठीक है, पोलोनियम। उत्प्रेरक परिवर्तक याद रखिए, प्लेटिनियम, पैलेडियम और रोडियम भी होता है, लेकिन ये पोलोनियम नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है, पोलोनियम नहीं होता है, ये आचारों का ध्यान रखना, पोलोनियम। अब है ये लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन कीटनाशक के प्रयोग के बारे में असत्य है? ठीक है, सत्य है, देखिएगा, फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग, ठीक करेंगे कि कीड़वा नहीं खाएगा, अलग से जो कहानी नहीं, अच्छा थोड़ी है कि आप जिसके लिए क्या करेंगे, कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, उसी को हानि पहुंचाएगा, दूसरे को नहीं पहुंचाएगा, ऐसा कौन बात नहीं है, दूसरे जो हानि पहुंचा सकता है। देखिए ना, अगर ये दवा का छिड़काव हो जाए मान ली सब्जी पे, आप उसी को खा लीजिए, अगर तगड़ा जा रहा है तो आपको भी ले जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी सही नहीं है। चलिए थोड़ा सा प्रश्न देख ले, किस लेवल का है, छोटा हो जाओ, छोटा, हाँ। कायिक प्रवर्धन, पहला चैप्टर, ब्रूड पोस्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सर्टोली सेल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आयोडियाज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कोड डोमिनेंस, जेनेटिक्स, क्रोमोसोम थ्योरी, जेनेटिक्स, हीमोफिलिया, जेनेटिक्स, न्यूक्लियोसोम, जेनेटिक्स, फाउंडर इफेक्ट, एवोल्यूशन, मेटास्टेसिस, टोटिपोटेंसी, माइकोराइजा, जीएम क्रॉप्स, बायोटेक्नोलॉजी, ब्यूटी कॉटन, डिकम्पोज, हाइबरनेशन, डिस्पोज, ठीक है। हाइबरनेशन का मतलब होता है सिर्फ निद्रा, यानी कि जैसे कि हो गए कि ठंडी आ गया तो वो क्या हो जाएंगे, तो मिट्टी के अंदर या कहीं जाकर कैसे जगह करेंगे उनको घर में मिले, ये हाइबरनेशन। फिर ये इंडेमिक स्पीसीज, मतलब कि जो कि क्षतिग्रस्त है, इंडेमिक। डिकम्पोजिशन अपघटन पर भी की है। पॉलीब्लेंड कैसे विकसित होता है, लॉन्ग क्वेश्चन देख ले। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव को परिभाषित करें, ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए, भूमंडल के उसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। निम्नलिखित के जीन प्रवाह, ओरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान। वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड, परजीवी गायरोजी, आसान है जी, आसान है, बहुत आसान है। इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, बिल्कुल आसान। ओपरॉन मॉडल डिस्क्राइब लाइक ओपरॉन, सही है। हेमोसिंथेसिस भी सही है, और ये डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और एमजीएस सही है, ठीक है। कुल मिला जुला करके दोस्तों समझिएगा कि ये जो मॉडल पेपर है, ये जो मॉडल पेपर है, इसमें आपको बता दिया कि कुछ प्रश्न आपको आसान पूछे जाएंगे और कुछ प्रश्न आपसे टफ पूछे जाएंगे, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आ रहे हैं। अगर दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेशन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा कि आप कब ऑब्जेक्टिव सेशन चाहिए, ठीक है। आपका एग्जाम बहुत जल्द है, क्या आप हाल ही में आपको ऑब्जेक्टिव सेशन चाहिए कि आप अच्छे से तैयारी कर सके? तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेशन में। अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब दीजिएगा, उसको हम देखेंगे और फिर आपको उस प्रश्न का जो अगर दिक्कत है उसको करेक्ट करके आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।